हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेन क्लासेस। तो जीटेन क्लासेस के अंडर हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स कवर कर रहे थे। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि लेट हो गया वीडियो अपलोड करने में, पर कोई बात नहीं, सिलेबस फिर भी टाइम पे आपका कंप्लीट होगा। तो हम लोग थर्ड यूनिट बोलिए या सेकंड यूनिट बोलिए, हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे। मैग्नेटिज्म में ये हम लोग की होपफुली सेकंड लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद जो वीडियो अपलोड होगी वहां पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा। यूनिट नहीं कंप्लीट होगी, बट हाँ चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो कवर किया, उसमें हम लोगों ने बेसिकली देखा क्या कि मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आती कैसे है, किस वजह से एक पर्टिकुलर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होगी। उसके बाद हम लोगों ने बायोट सावर्ट लॉ देखा, एम्पियर सर्किटल लॉ देखा, उसकी वजह से उससे को यूज करके हम लोगों ने काफी सारे प्रूफ किए, कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए। फिर हम लोगों ने देखा कि ठीक है भैया, मैग्नेटिक फील्ड आ गई है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज आता है तो उसको वो क्या होगा, उसके ऊपर कैसा फोर्स लगेगा तो उसकी ट्रैजेक्टरी क्या होगी। फिर हम लोगों ने एक डिवाइस देखा था, साइक्लोट्रॉन। यहाँ तक का आपका कंप्लीट हो चुका था। उम्मीद करते हैं कि आपने यहाँ तक के क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए होंगे। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंडर मैग्नेटिक फील्ड एक जगह पे है और वहां पे एक करंट कैरिंग वायर आ जाता है, तो वो उसके ऊपर क्या होगा। ठीक है, तो द टॉपिक इज फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड में हमारा चार्ज आ रहा था और चार्ज की वजह से हम लोग निकाल रहे सॉरी चार्ज पे हम लोग फोर्स निकाल रहे थे। इफ यू रिमेम्बर, इट वाज क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है कि करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स निकालना है। अब देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि लेट एल बी द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी से मूव कर रहे हैं। कुछ जो सिंबल्स यूज होंगे, सबसे पहले लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर बहुत बड़ा है, बट हम लोग एक एलिमेंट लेके चल रहे हैं, मतलब बड़े से तार का एक छोटा सा एलिमेंट लेके चल रहे हैं। उसकी लेंथ एल है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नहीं, अगर आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आप फेमिलियर होंगे तो वेल एंड गुड। नहीं है तो चैप्टर नंबर 3 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पे अपलोड की जा चुकी है। वहां पे आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इंट्रोड्यूस कराया गया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसके बाद हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया, कि कोई वायर है वो कितना मोटा है, उसका एरिया ए है। तो लेट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे मूव कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके लिए हम लोग लेके चलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब अगर इसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल एन है, तो वॉल्यूम क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ। ये होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फाइन। अब हम लोगों ने देखा कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर ए था, सॉरी, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एल था, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एन थी। सारे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, कंस्टिट्यूटिंग करंट आई इन द वायर। जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन का मोशन अगर लेफ्ट टू राइट होगा तो करंट किधर मूव करेगा, राइट टू लेफ्ट मूव करेगा, ऑपोजिट इन द मोशन, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हम लोग का एक फिगर है कि एक क्रॉस वायर लिया गया है। उसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो राइट साइड से लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं विथ वीडी वेलोसिटी, और करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब क्या किया हमने, इस वायर को उठाया और इस वायर को रख दिया मैग्नेटिक फील्ड बी में, एक्टिंग अलोंग जेड एक्सिस। जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इसको क्या होगा, इसके ऊपर लगेगा फोर्स। अब बात आती है फोर्स क्यों लगेगा। देखिए, अभी तक हम लोगों ने देखा था कि अगर एक चार्ज है, क्यू चार्ज है, वो वी वेलोसिटी से एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो अगर ये वायर है, इसमें वायर इज कंस्टिट्यूटिंग सम करंट, वायर से कुछ करंट फ्लो कर रहा है, तो क्यों फ्लो कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर चार्ज है। तो अगर हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम लगने वाले फोर्स को ऐड कर दे, तो वो टोटल आ जाएगा कि वायर के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। अब हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा भी है कि इस पूरे वायर में करंट कितना फ्लो कर रहा है, एन ई ए वी डी। इसका इफ यू रिमेम्बर, ये हम लोगों ने प्रूव भी किया है। और अलोंग विद दैट इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स, मतलब न्यूमेरिकल्स की आने की चांसेस कम होती हैं, बट मैंने वहां बताया था कि ये प्रूफ बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम लोग दोनों तरफ एल से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, साथ साथ आप लोग करते जाइएगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एल, हम लोग को क्या मिलेगा,
I into L is equals to N E A V D, where small n is what? Small n is इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या बोल लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो करंट का डायरेक्शन है वो क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्शन के ऑपोजिट में है? तो हम लोग इसको ये लिख सकते हैं इन वेक्टर फॉर्म। अब इस पूरे में जो वेक्टर है, मतलब दो टर्म वेक्टर, एक एल वेक्टर है और एक वी डी वेक्टर है, उसके अलावा सारी चीजें स्केलर क्वांटिटी है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं आई इंटू एल वेक्टर इज नथिंग बट माइनस एन ई ए वी डी वेक्टर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। फाइन। अब हमें क्या पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू हमको पता है। हम लोग मान लेते हैं कि लेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, अगर हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाला फोर्स हम निकाल लें और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टोटल वायर के ऊपर लगने वाला फोर्स मिल जाएगा। जाहिर सी बात है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ही फोर्स लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि वायर के ऊपर जो कोटिंग है उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। तो वो फोर्स क्या होता है? ई वी डी क्रॉस बी, ये हम लोगों ने देखा था। क्यू वी बी, अगर एक चार्ज v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स ये था, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब माइनस साइन के साथ जो भी v क्रॉस b आता है, क्योंकि चार्ज का जो मतलब वहां पे हम लोग पॉजिटिव चार्ज लेके चल रहे थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेके चल रहे हैं। अब ये हो गया कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब टोटल फोर्स अगर हमें निकालना है तो एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स उसको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो फटाफट आप लोग इसको नोट डाउन करिए सो दैट मैं डायग्राम बताते हुए आगे काम कर सकूं। अब हम लोग देखते हैं टोटल फोर्स। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि टोटल फोर्स क्या हो सकता है? टोटल फोर्स experienced total force experienced by the wire F वेक्टर क्या होगा? टोटल फोर्स क्या हो सकता है? सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n थे, कैपिटल N। जो स्मॉल n था इट वाज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हम लोग बात इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के टर्म्स में ही करेंगे, अभी चेंज कर दिया जाएगा, कैपिटल N इंटू स्मॉल f वेक्टर। ठीक है, अब यहां से आप लोग लिख सकते हैं कि f वेक्टर इज नथिंग बट माइनस ई एन, और ये हो जाएगा आपका वी डी क्रॉस बी होगा। ये आ गया आपका टोटल एफ वेक्टर। अब टोटल एफ वेक्टर निकालने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर हम लोग यहाँ पे कैपिटल एन को रिप्लेस करें, या हम लोग क्या करें कि कैपिटल एन की जगह पे हम लोग एन इंटू ए एल लिख दें, माइनस ई एन ए एल वी डी क्रॉस बी, ये आएगा टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द वायर। अब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन है, कॉम्प्लिकेटेड सी एज इन कि अगर हम इतना सारा कुछ क्यों रखें जब हमको कुछ चीजें पता है कि हम किसी के टर्म्स में निकाल सकते हैं, तो इन दैट केस हम इस पूरे को ये लिख सकते हैं। बहुत सिंपल सा प्रूफ है, घबराने की कोई बात नहीं है। माइनस ई एन ए एल वी डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एन ई ए वी डी, एक मिनट, अगर इधर एल से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करना होगा ना। एन ई एल वी डी को पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूट कर दे हम लोग आई एल वेक्टर से, तो क्या होगा? माइनस आई एल वेक्टर इंटू बी वेक्टर होगा फोर्स एक्सपीरियंस। क्योंकि ये वायर है तो हमें क्या मतलब है, एन क्या है, ए क्या है, एल क्या है। अगर हमको सिंपली करंट दे दिया जाए कि वायर है उसमें से 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो हम उठा के वैल्यू रखेंगे डायरेक्टली करंट की। तो ये आ गया टोटल फोर्स आई एल क्रॉस बी। अब देखिए पूरा माइनस वाले की वैल्यू थी ना, ये हो गया कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ वायर जब उसमें आई करंट फ्लो कर रहा था, उस वायर की लेंथ एल थी और उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया जहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ थी बी। तो अगर स्केलर फॉर्म में देखा जाए तो ये हो गया आपका आई बी एल साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ ऑफ द वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड।
क्लियर? ये था प्रूफ फॉर फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय current carrying conductor of length L carrying current I when it is placed in magnetic field of intensity B। ठीक है, इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब बात आती है डायरेक्शन, क्योंकि भैया फिजिक्स है तो वेक्टर है, वेक्टर है तो डायरेक्शन है। अब हम लोग जल्दी से इसको इरेज करते हैं, आप लोग नोट डाउन करिए। हम लोग फिर फोर्स का डायरेक्शन देख लेते हैं। अब फोर्स डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे या राइट हैंड रूल लगाएंगे। तो यहाँ पे लगता है फोर्स निकालने के लिए फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। राइट हैंड रूल अभी तक हम लोगों ने किसने लगाया था, राइट हैंड रूल लगाया था हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। एक राइट हैंड पाम रूल लगाया था और एक हम लोगों ने लगाया था क्या, स्क्रू रूल, जिसमें हम लोग स्क्रू को टाइट कर रहे थे। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं, देखते हैं पहले तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब मैं हैंड तो नहीं बना पाऊंगी जस्ट बिकॉज ऑफ माई पुअर ड्रॉइंग। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से क्या निकलता है, फोर्स। लेफ्ट हैंड रूल है, देखिए याद करने का तरीका कि जो थंब होता है, थंब रिप्रेजेंट्स फोर्स। ठीक है, इंडेक्स फिंगर जो थंब के जस्ट बगल में होती है, ये वाली फिंगर थंब के बगल में, index finger, it represents magnetic field, and the middle finger, middle one represents current। ठीक है, कैसे याद करना है, जैसे कि सीबीआई होता है ना, वैसे ही FBI, फोर्स ब्यूरो ऑफ इंडिया। दो ऐसा कोई फोर्स, कोई ऐसा ब्यूरो है नहीं, बट आप याद रख सकते हैं कि फोर्स निकालना है तो एक ब्यूरो बना होगा, एक कमेटी बनी होगी जिसके अंदर फोर्स निकाला जाता होगा, तो इट इज फोर्स ब्यूरो ऑफ इंडिया। तो आप ऐसे क्या करिए, एग्जाम में जाइए, लेफ्ट हैंड दीजिए FB, जैसे ऐसे लिख लीजिए कि ये F है, ये B है, ये I है, तो बहुत सिंपल हो जाता है कि, और ये याद रखिएगा कि बस फोर्स निकालने के लिए लेफ्ट हैंड रूल लगता है। ठीक है, तो दिस वाज डायरेक्शन। अब हम लोग एक काम करते हैं कि जो क्वेश्चन आता है, एक तो प्रीवियस वाला प्रूफ हो गया, डायरेक्शन पूछेगा नहीं, बट हाँ न्यूमेरिकल में आपको डायरेक्शन निकालने की जरूरत पड़ सकती है। अब हम लोग कुछ सर्कमस्टांसेस क्रिएट करते हैं और वहां पे हम लोग निकालते हैं फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अब हो गया कि हम लोग देखते हैं कि अगर आपके पास दो वायर रखे हुए हैं, ठीक है, देयर आर टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा है। अब एक की वजह से जाहिर सी बात है एक स्पेस होगा, वहां पे दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी। फोर्स ऑन टू infinitely long current carrying conductor placed in मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोग क्या करना है, हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड में दो बड़े बड़े इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर रखना और देखना है कि वो अट्रैक्ट करेंगे कि रिपल करेंगे। अब जाहिर सी बात है डिपेंडिंग अपॉन कि दोनों में करंट का डायरेक्शन क्या है, वो या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपल करेंगे। अब देखिएगा आप लोग निकालेंगे, अगर आपको अभी तक का चीज समझ में आया तो ये आप लोग निकालेंगे और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देयर आर टू वायर्स, बड़े बड़े इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है। केस 1 में मान लेते हैं कि जो करंट है दोनों में वो सेम डायरेक्शन में। ठीक है, ठीक, इधर I1 करंट फ्लो कर रहा है, इधर I2 करंट फ्लो कर रहा है। आप लोग ही निकालेंगे, आप लोग मेरे साथ साथ चलिएगा, आप लोग को हम ये करा दे रहे हैं, फिर आप लोग करेंगे जब करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों में फ्लो करेगा तब अब वो आप लोग खुद से कर लेंगे। अब देखिए ये वायर है, इसकी वजह से चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, सिर्फ इसके एक्सिस पे नहीं होगी। इसकी वजह से चारों तरफ होगी, सिर्फ इसकी एक्सिस पे नहीं होगी। अगर हम लोग इसकी एक्सिस पे कोई एक पॉइंट लें और इसकी भी एक्सिस पे कोई पॉइंट लें तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही होगी
वो एक्स वाले वायर की वजह से लग रही होगी, और जो क्यू पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लग रही होगी वो वाई वाले वायर की वजह से लग रही होगी। क्योंकि खुद की वजह से खुद पे तो फील्ड लगती नहीं है, खुद की गलती तो खुद को दिखती नहीं है, तो इसकी वजह से जो फील्ड लग रही होगी वो दूसरों पे लग रही होगी। मतलब आपका असर दूसरों पे पड़ता है, खुद पे नहीं पड़ता है। तो इसका असर, इसके करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका असर सब पे पड़ेगा सिवाय इसके। तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगी वो होगी B1 और इसके ऊपर लगेगी वो B2। बात आती है डायरेक्शन की। B1 का डायरेक्शन मतलब इसकी वजह से लग रही है, ठीक, राइट हैंड रूल लगेगा। हम जो होगा वो करंट की डायरेक्शन में, ठीक, पॉइंट किधर है हमारा, राइट साइड, सारी उंगलियां राइट साइड में, आपको पकड़ना है ये वायर, तो मैग्नेटिक फील्ड गई इनवर्ड। क्लियर। अब B2 का डायरेक्शन निकालना है, सेम चीज, राइट हैंड रूल, करंट की डायरेक्शन में थंब, पॉइंट की डायरेक्शन में फिंगर्स, वायर को ऐसे पकड़िए, उंगलियां किस डायरेक्शन में आपकी कर्ल थी, आउटवर्ड, ये हो गया डायरेक्शन आउटवर्ड। ठीक, अब देखिए आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया, करंट पता है, लेंथ तो हमको पता ही है, बात आती है B1 और B2 निकालने की। B1 और B2 कैसे निकलेगा, मान लीजिए कि इन दोनों वायर के बीच में डिस्टेंस है R। अगर आप लोग रिकॉल कर पा रहे हो तो अगर देयर आर टू कंडक्टर्स जिनकी लेंथ जो है वो इनफाइनाइट है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R होती थी। तो B1 होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन R। B1 क्या है, इस पे लगने वाली फील्ड है, इसको ये भी लिख सकते हैं आप कि मैग्नेटिक फील्ड, या इसको छोड़िए B1 ही लिखने दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर। और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड वायर क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 अपॉन R। पर ये लग रही है सेकेंड वाले वायर पे, वाई पे, ऑन वाई, और ये लग रही है ऑन एक्स। ठीक है, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड आपका। अब सब कुछ हमें पता है, अब हम लोग को निकालना है फोर्स। फोर्स ऑन फर्स्ट कंडक्टर ड्यू टू सेकेंड वन, यही होना मतलब होगा ना कि फर्स्ट वाले पे जो, अगर फर्स्ट वाले वायर पे फोर्स निकालना है तो वो किसकी वजह से लग रहा होगा, जाहिर सी बात है दूसरे वाले की वजह से लग रहा होगा। ये होता है हमारा, फर्स्ट पे निकालना है तो फर्स्ट की वजह से करंट, ठीक है, लेंथ फर्स्ट वाले की, फिर उसके बाद इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कौन सी लग रही है, जो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगेगी आप वो लेके चलेंगे, B2। ठीक है, ये हो गया आपका I1 L1, और B2 क्या है आपका, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 अपॉन में R। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। अब हमें, आप कहेंगे कि अरे भैया वायर तो बहुत बड़ा था, लेंथ पता ही नहीं है, तो यहाँ पे निकाला ही ये जाता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ आप लोग निकालिए, F12 को L1 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। Force experienced by the first wire due to second wire per unit length is mu naught upon 2 pi I1 I2 upon R। ये आ गया फोर्स, कुछ ऐसे लिख लीजिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ नोटेशन है। अब इसी तरह से आप लोग जब निकालेंगे F21, ठीक, F21 क्या होगा, सेकंड वाले वायर पे फील्ड फोर्स निकालना है, तो करंट सेकंड वायर में फ्लो कर रहा है, ठीक है, लेंथ सेकंड वायर की होगी लेकिन फील्ड फर्स्ट वायर की होगी, तो I2 L2 B1। जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो F21 आपका आएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 L अपॉन R। सेम ही आना है, वाई, क्योंकि उसमें से I1 आ रहा था, मतलब वही उल्टा पुल्टा हो रहा है, आना सेम चीज ही है। तो ये F12 जो है वो F21 के बराबर आएगा। ठीक है, अब आती है बात डायरेक्शन की। इस वाले वायर को लेते हैं, याद है FBI लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स फिंगर बाहर की तरफ, ठीक, करंट ऊपर की तरफ, तो फोर्स किधर आ रहा है, करंट ऊपर की तरफ, मतलब कुछ ऐसा, देखिए कुछ ऐसा बनेगा। ये वाली फिंगर जो इंडेक्स फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड थी, बाहर आ गई, करंट हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, जा ही रहा है, मिडल फिंगर से, थंब किधर पॉइंट कर रहा है, राइट साइड में, तो मतलब जो फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकंड वायर है वो लगेगा
राइट साइड में। इसी तरह से आप लोग सेकेंड वायर पे निकालिए कि जब एफ बी आई, बी अंदर हो गया, बी अंदर, फोर्स ऊपर, सॉरी करंट ऊपर, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स किधर पॉइंट कर रहा है, लेफ्ट साइड में। तो ये हो गया आपका F21। दैट मीन्स कि इफ देर आर टू कंडक्टर्स जिनमें करंट फ्लो हो रहा है इन द सेम डायरेक्शन, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। कह सकते हैं कि दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। कब? व्हेन द करंट इज फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन। अब आप लोगों का होमवर्क क्या है कि आप लोगों को करना है, जब करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। मैं बता दे रही हूँ कि फोर्स का डायरेक्शन, देखिए मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा बट दे विल रिपेल ईच अदर। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो दे विल रिपेल ईच अदर। ये आप लोगों को देखिए प्रूफ तो सेम चलेगा, सब कुछ सेम आएगा, जब डायरेक्शन निकालने की बात आएगी तो इसका मैग्नेट ये भी चेंज हो जाएगा, खैर इसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो आप लोग जब फोर्स निकालेंगे तो दे विल रिपेल ईच अदर, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर इफ current is flowing, if current is flowing in the सेम डायरेक्शन। ठीक है, अगर करंट आपका सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, और करंट अगर आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो दे विल रिपेल ईच अदर। तो ये था हमारा फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। अब हम लोग मूव करते हैं कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, इतना आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसको वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। मान लीजिए कि हमारे पास जो लूप है, एक सर्कुलर लूप है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो वो भी एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अगर उसको उठा के मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए। तो वहां पे क्या होता है, हम लोग देख रहे हैं, तो बेसिकली वहां पे लगता है टॉर्क। ठीक है, अब टॉर्क कैसा होता है, जैसे वहां पे भी था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल उठा के रखते थे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वहां पे क्या लगता था, उसके ऊपर टॉर्क लगता था। सिमिलर तरीके से यहाँ पे भी लगेगा आपका टॉर्क। इतना आप लोगों ने नोट डाउन कर ही लिया होगा। तो अब अगला टॉपिक है हम लोगों का, टॉर्क ऑन अ करंट लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क ऑन अ current loop placed in मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए आपका एक मैग्नेटिक फील्ड में एक ये रखा गया है लूप, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, इसको उठा के मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया। अब क्या होगा कि हर एक ब्रांच के ऊपर, मतलब हर एक आर्म के ऊपर आपका लगेगा फोर्स। फोर्स क्या होता है आपका, आईबीएल साइन थीटा होता है। अब ये लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इसके ऊपर लगेगा जब आईबीएल साइन थीटा, तो मान लेते हैं कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ ऐसा कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड आपकी लेफ्ट टू राइट जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। हर के ऊपर फोर्स लगेगा, ए बी के ऊपर अलग फोर्स लगेगा, बी सी के ऊपर अलग लगेगा, सी डी के ऊपर अलग लगेगा, ए डी के ऊपर अलग लगेगा। जब हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे, मतलब कुल मिला के हमको जब लूप के ऊपर फोर्स लगाना है, तो जब हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या होता है कि हम लोग इस पूरे को एक तरीके से रख सकते हैं, एक तरीके से एज इन क्या, अगर इसको 2D में देखा जाए तो 2D में जब हम रखेंगे तो कुछ ये ऐसा रहेगा और इसके ऊपर दोनों कॉर्नर्स पे फोर्स लगेंगे, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगेगा। कैसा, एक इधर लगेगा आई बी एल जहां पे साइन 90 हो जाएगा, और एक इधर लगेगा आई बी एल। अब जब दोनों कॉर्नर्स पे फोर्स लग रहे हैं बट इक्वल फोर्स लग रहे हैं, ऑपोजिट में लग रहे हैं, तो यहाँ पे जो टॉर्क होगा वो क्या होगा कि आप कोई भी फोर्स ले लीजिए और फोर्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दोनों फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लीजिए। ठीक, क्या होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वाईजेड होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मान लीजिए कि इसकी जो लेंथ थी वो एल थी, तो यहां से ये जेड वाईजेड डिस्टेंस कितना आएगा, एल साइन थीटा आएगा।
एल साइन थीटा। अच्छा एक चीज, हाँ ये थीटा एंगल है। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ या एरिया वेक्टर। क्योंकि हम लोग इसको 2D में रखे हैं ना, तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो हमारा ये है। तो वाई जेड हो गया एल साइन थीटा। टॉर्क कितना लगेगा? टॉर्क होता है कोई भी आप फोर्स ले लीजिए और उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लीजिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक मिनट, ये बी ले लीजिए ताकि डिफरेंट रहे। बी, एल इज द लेंथ ऑफ, एल क्या है हमारा? जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है। मतलब क्या होगा ना कि ये वाला ब्रांच और ये वाले ब्रांच के ऊपर फोर्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा इसके ऊपर और इसके ऊपर, ठीक है। तो एल क्या है? लेंथ ऑफ बीसी। एल है हमारा बीसी की लेंथ, और जो बी है हमारा, वो दोनों लेंथ के बीच में कितना डिस्टेंस है, दैट इज सी डी, ब्रेथ है। तो ये हमने लिया है बी, दोनों फोर्सेस के बीच में लगने वाला डिस्टेंस। एक इस पे लगेगा अगर फोर्स और एक इधर फोर्स लगेगा, तो इन दोनों फोर्सेस के बीच में डिस्टेंस कितना है? इसकी ब्रेथ के अलॉन्ग डिस्टेंस लग रहा है, जाते सी डी। तो इसको लिख सकते हैं आई बी एल इंटू बी। एल इंटू बी क्या है? एरिया ऑफ द लूप। एरिया ऑफ द लूप लिख दीजिए आप, आई बी ए साइन थीटा। किसी भी करंट कैरिंग लूप जो कि आई मैग्नेटिक, सॉरी आई करंट फ्लो कर रहा है उसके अंदर, उसको बी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जा रहा है, और वहां पे जो एंगल है आपका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये याद रखिएगा। वो आपका थीटा, साइन थीटा। तो यहाँ पे इसके ऊपर टॉर्क लगेगा और ये जो मूविंग करंट कैरिंग कॉइल है ये क्या करेगी? रोटेट करना शुरू हो जाएगी। क्या होता है कि इसको ये लिख सकते हैं आप लोग, आई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, टॉर्क हो गया, ठीक है। आई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इतना लगेगा इसके ऊपर टॉर्क। अब ये आई ए जो होता है, अब मान लीजिए कि जो लूप था उसके अंदर एन नंबर ऑफ टर्न्स थे, तो एन नंबर ऑफ टर्न्स के केस में क्या होगा? एन क्या है आपका? नंबर ऑफ टर्न्स। तो टाउ हो जाएगा आपका एन आई ए क्रॉस बी वेक्टर होगा, ठीक है। अब ये जो एन आई ए होता है ना, ये होता है आपका मैग्नेटिक मूवमेंट। ये हो गया आपका टॉर्क। टॉर्क, तो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को, मतलब करंट कैरिंग लूप को रखा जाए अगर मैग्नेटिक फील्ड में, और उसका एरिया ए है, उसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा है, तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा एम क्रॉस बी, वेयर एम इज व्हाट? एम इज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। जैसे कि आ, हम लोग वहां पे क्या लेते थे? दो चार्जेस लेते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता था वो क्या होता था? चार्ज इंटू दोनों के बीच में डिस्टेंस, दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस। यहाँ पे चार्ज की जगह पे करंट होता है और डिस्टेंस की जगह पे एरिया होता है, सिंपल। और यहाँ पे एन से इसलिए मल्टीप्लाई किया जा सकता है क्योंकि जो लूप है, मतलब जो करंट कैरिंग लूप है, हो सकता है उसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स है। तो अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो हर टर्न के ऊपर, हर टर्न का अलग मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, तो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला जाता है। वहां पे ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी नहीं थी कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, मतलब एन नंबर ऑफ डिस्टेंसेस होंगे, एक ही डिस्टेंस होगा। तो वहां पे बस सेम एनालॉजी चलती है कि वहां पे डाइपोल मूवमेंट अगर था चार्ज इनटू डिस्टेंस, तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा? चार्ज की जगह पे करंट और डिस्टेंस की जगह पे आपका एरिया, ठीक है। यहाँ पे भी यही था, यहाँ पे भी यही है, वेक्टर नोटेशन में देखा जाए अगर तो ये था आपका टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, वो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। तो यहां तक क्लियर होने के बाद अब आपको ये सब आप लोग निकाल सकते हैं खुद ब खुद कि टॉर्क कब मैक्सिमम लगेगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा, सिंपल। तो ये सब चीजें तो आप लोग फेमिलियर हैं, अब काफी कुछ हम लोग कर चुके हैं, काफी आगे निकल भी आ चुके हैं। तो आप लोग ये सारी चीजें खुद कर सकते हैं कि मिनिमम टॉर्क कब लगेगा, मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को या करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, तो वो अगर कंडक्टर है तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और लूप है अगर तो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। हम लोगों ने फोर्स भी निकाल लिया है आई बी एल साइन थीटा, और टॉर्क भी निकाल लिया है एन बी साइन थीटा। अब एक पार्ट मतलब लास्ट पार्ट अपलोड होगा हमारा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का वोल्ट मीटर या एमीटर में कन्वर्जन। उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा
फिर हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म जो शायद सेकेंड चैप्टर है उस पर स्विच कर पाएंगे। उसके बाद शायद 2 चैप्टर और बचेगा, फिर हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। होप सो कि आपको जो भी प्रूफ कराया वो समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप होमवर्क भी करेंगे, जो होमवर्क दिया हुआ है। आपने एंड तक हमारी वीडियो देखी, उसके लिए थैंक्स अ लॉट। बाकी लोगों को भी शेयर करिएगा हमारी वीडियो, सो दैट उनके भी बोर्ड एग्जाम्स या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मार्क्स आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंजॉय योर डे।